अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा एट जीवीएस न्यूज़। और मैं बात करना चाह रहा हूँ यूएस चाइना के दरमियान जो बढ़ती हुई इस वक्त टेंशन्स हैं ताइवान के हवाले से। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे जीवीएस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करें। ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशंस के लिए इस चैनल को मैं डेवलप करना चाहता हूँ। अब आते हैं हम चाइना और यूएस के दरमियान इस वक्त जो एक राइज ऑफ टेंशन्स है। पाकिस्तान के अंदर तो इसका कोई आपको दूर दूर तक मासवाए डॉन की इक्का दुक्का स्टोरी के अलावा कोई खबर इसकी नहीं मिल रही। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों से अगर आप अमेरिका के टेलीविज़न चैनल्स को देखें, हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनल्स को देखें, यूरोप के टेलीविज़न चैनल्स को देखें, दुनिया भर की वेबसाइट्स और अखबारात को देखें, तो आपको मेजर हेडलाइंस नज़र आएंगी कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताइवान के इशू पे टेंशन्स में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और ये भी ख़तरा किया जा रहा है कि चीनी अफवाज जो हैं वो ताइवान के आइलैंड के ऑपोजिट बड़ी मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू करने वाले हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं। मसलसल ख़तरे का इजहार किया जाता है कि अगर टेंशन्स ऐसे ही बढ़ती रहीं तो चीन ताइवान के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसका इमीडिएट बैकग्राउंड क्या है? इसका इमीडिएट बैकग्राउंड अपेरेंटली बड़ा इनोसेंट किस्म का है। अमेरिका की स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी, जो सीनियर मोस्ट डेमोक्रेट हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के बाद, वो एशिया के एक ट्रिप पे आज निकल चुकी हैं। ये निकल रही हैं कैलिफोर्निया से, बिकॉज कैलिफोर्निया हमसे वक्त में मेरा ख्याल है 12 घंटे पीछे है, तो शायद निकलने वाली हैं। और वो एशिया के इस ट्रिप में ये ऐलान किया गया है कि वो ताइवान भी जाएंगी। अब ये बात तो गुज़िश्ता 3-4 दिन से पता थी कि ताइवान उनकी आइटनरी और ट्रिप पे है, और इसके ऊपर चीन की तरफ से मसलसल प्रोटेस्ट्स आ रही थी। चीन के फॉरेन ऑफिस के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन लीजियन चाओ, जो इससे पहले पाकिस्तान में डीसीएम रह चुके हैं, और जब से वो यहाँ भी पाकिस्तान में भी थे तो अमेरिका को और मगरब को यहीं से वो थ्रेट्स लगाया करते थे जब डीसीएम थे इस्लामाबाद की एम्बेसी में। और हम सब के यहाँ मेरे तो बहुत अच्छे जानने वाले हैं, तो यहाँ से उनको बड़ी आदत थी कि यहीं से वो थ्रेट्स लगाते थे। और अमेरिका में लोग जो थे उस वक्त से नोट कर रहे थे कि ये अजीब व गरीब किस्म का ज़रा वखड़ी टाइप का चीनी जो है कहीं से डिप्लोमेट आ गया है, बिकॉज चाइनीज़ का स्टाइल नहीं था इस किस्म की एग्रेसिव लैंग्वेज में बात करने का। ताहम जब से वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन बने तो उनकी सीरीज़ ऑफ थ्रेट्स होती हैं। और उन्होंने 3 दिन पहले अमेरिका को इस हवाले से बड़ा सख्त वार्न किया कि अगर नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया ताइवान को तो चीन की तरफ से इसका रिस्पॉन्स होगा और कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार जो है वो अमेरिका होगा। नैन्सी पेलोसी का ये ट्रिप जो है, लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी की ट्रिप में अपेरेंटली कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये और बात है कि मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जिनकी इसी हफ्ते शी जिनपिंग के साथ टेलीफोनिक डिस्कशन भी हुई 2 घंटे की, उन्होंने ये ज़रूर कहा मीडिया से बात करते हुए कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, एंड मिलिट्री बेसिकली थिंक्स, द यूएस मिलिट्री थिंक्स कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया जो नैन्सी पेलोसी कर रही हैं। ताहम चूँकि नैन्सी पेलोसी एक फ्यूचर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकती हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन उनको रोक नहीं सकते अपेरेंटली एज पर द यूएस मीडिया, इसलिए प्रेसिडेंट जो है उनको रोक नहीं सकते। लेकिन प्रेसिडेंट ने अपनी डिसप्लेजर का, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का यहाँ पर इजहार ज़रूर किया है। कुछ और अमेरिकन भी कहते हैं कि नैन्सी पेलोसी का एक्शन जो है वो किसी हद तक इररिस्पॉन्सिबल है। चाइनीज़ जो इरिटेशन है उसकी वजह ये है कि चीन ताइवान को, ऑफ कोर्स चीन और अमेरिका के दरमियान जब एग्रीमेंट हुआ 1970-71 में, फिर 79 में जब चीन को फॉर्मली रिकग्नाइज़ किया अमेरिका ने, तो उसमें जो कॉर्नर स्टोन था वो वन चाइना पॉलिसी थी, जिसे चीनी और तरह से इंटरप्रेट करते हैं, अमेरिकन्स और तरह से इंटरप्रेट करते हैं। चीनी जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी सिंपल और सादा है कि अमेरिका ने यह माना था जब दोनों के दरमियान डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का आगाज़ हुआ 1970-71 में। याद रहे कि पाकिस्तान का उन ताल्लुकात को, चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बनाने में पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज हेनरी किसिंजर पाकिस्तान ही से स्मगल किए गए थे टू बीजिंग, जहाँ उन्होंने चेयरमैन माओ के साथ मुलाकात की थी, चेयरमैन लाई से मुलाकात की थी। और ये एक सीक्रेट उनका ट्रिप था जिसके बारे में हेनरी किसिंजर हमेशा पाकिस्तान के ममनून रहे, और उनकी हर किताब के अंदर इसका जिक्र भी होता है। ऑन चाइना भी मैंने एक पिछले वीलॉग में उसका तफसील से मैंने जिक्र किया था, मैं भी कई दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ। बहरहाल 1970-71 तक जब चीन को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट मिली और चीन अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी बना और उसको सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी मिली, उस वक्त तक जो सीट थी चीन की वो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, विच इज़ दी ताइवान, जिसका कैपिटल तेपी है, वो तेपी के पास थी वो सीट, वो चीन के पास नहीं थी। चीन ना तो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर था, ना सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, लेकिन चीन एक बैंक से धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा में आया, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, वीटो का उसको हक मिला, और पहला वीटो उसने पाकिस्तान की खातिर इस्तेमाल किया
जब बांग्लादेश की एंट्री टू यूनाइटेड नेशन को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे चीन ने वीटो किया था, क्योंकि चीन ने पहला वीटो पाकिस्तान की खातिर इस्तेमाल किया और चीन ने वीटो का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका ने किया। लेकिन 1971 में भी डिसाइड हुआ था कि ताइवान अल्टीमेटली चीन का पार्ट बनेगा। ताइवान एक अलग से एक इंडिपेंडेंट मुल्क और रिपब्लिक नहीं है। अमेरिका के कोई बाज़ाब्ता डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ताइवान के साथ नहीं है। बड़ी लो लेवल की एक यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट जो है वो ताइवान के अंदर टीपी में काम करता है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो चीन के साथ है। अमेरिका का गालिबन सबसे बड़ा जो सफारत खाना है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिप्लोमेट्स इस वक्त चीन ही में काम करते हैं और 4 जगहों पे अमेरिका के प्रॉपर बड़े बड़े काउंसलेट्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अमेरिका के या अमेरिका की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और भी जगहों पे चीन में पाई जाती है। जबकि ताइवान के साथ बड़े मिनिमम है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ताइवान विजिट नहीं करते। ताइवान के प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल विजिट पे अमेरिका नहीं आ सकते, उनको ऑफिशियली रिसीव नहीं किया जा सकता। 1997 में न्यूट गिंगरिच जो उस वक्त थे स्पीकर ऑफ द हाउस रिपब्लिकन थे, उस वक्त उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट समझा जाता था। उन्होंने 1997 में चीन का ताइवान का उन्होंने विजिट किया था और उस वक्त भी वो मसला चीन और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ी इरिटेशन थी। खुद नैन्सी पेलोसी जब एक यंग अमेरिकन पॉलिटिशियन थी तो 1992 में टिएनएनमेन स्क्वायर का जो मैसेकर है, द सो कॉल्ड मैसेकर, जो वायलेंस वहाँ पे हुई थी स्टूडेंट्स के ऊपर जब अनलीश की थी और चाइनीज़ रेड आर्मी ने अपनी फायर पावर, उसके 3 बरस के बाद, क्योंकि वो 1989 में हुआ था, उसके 3 बरस के बाद नैन्सी पेलोसी ने जब चीन को विज़िट किया तो वो बीजिंग में टिएनएनमेन स्क्वायर गई और वहाँ पर उन्होंने एक फ्लैग डेमोक्रेसी का अनफर्ल किया। वहाँ कुछ रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने बात की। रिपोर्टर्स बेचारे गिरफ्तार हो गए कम से कम 8-10 घंटे के लिए और नैन्सी पेलोसी ने बीजिंग को और चीन को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। नैन्सी पेलोसी की आइडेंटिफिकेशन है कि वो चाइना के क्रिटिक हैं, वो एक ह्यूमन राइट के हवाले से बात करती हैं और वो बड़ी क्रिटिक हैं मुख्तलिफ अशवात से। तो अब ये चीन की इरिटेशन है कि इतने हाई लेवल का अमेरिकन पॉलिटिशियन जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे देखा जाता है, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, वो जब ताइवान को विजिट करता है तो अमेरिकन्स प्रोवोक कर रहे हैं चीन को। अमेरिकन्स जो हैं वो ताइवान को एक लेवल पे उठा रहे हैं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के, जो चीन को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। अपेरेंटली जब इसी हफ्ते 2 घंटे की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई प्रेसिडेंट जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान, वहाँ पर भी कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को बड़ा वार्न किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अगर ताइवान को ख़तरा हुआ मिलिट्री अटैक का तो अमेरिका को उसके डिफेंस के लिए उतरना पड़ेगा, और चीन के प्रेसिडेंट ने यह खबरदार किया कि ताइवान के ऊपर जो रेड लाइंस हैं चीन की, वो अगर क्रॉस की गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और चीन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिकन मीडिया ये भी रिपोर्ट करता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है ये पहले चीनी लीडर हैं जो 2013 में जब इलेक्ट हुए, उसके बाद से उनकी एक ख़ास किस्म की पोजीशन है, पॉलिटिकल है। अमेरिकी मीडिया उसको इमोशनल बताता है, उनकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है और वो चाइना वन चाइना पॉलिसी और चाइना और ताइवान की यूनिफिकेशन में बहुत आइडियोलॉजिकली वो बिलीव करते हैं और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। और चीन की जो टॉलरेंस थी एक इंडिपेंडेंट ताइवान के हवाले से, उसमें शी जिनपिंग के दौरे हुकूमत में वाज़ेह तौर पर कमी हुई है। अमेरिकन मीडिया ये भी रिपोर्ट करता है कि शी जिनपिंग इसी साल ग़ालिबन अक्टूबर के अंदर, सितंबर या अक्टूबर में, जब जो पीपल्स चाइनीज़ कांग्रेस है उसका जब कम्युनिस्ट पार्टी का इजलास होगा तो उसमें 3rd टर्म के लिए भी इलेक्ट हो जाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रॉब्ली वो लाइफ के लिए इलेक्ट हो जाएंगे। इससे पहले कोई भी जो लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी का, जो हेड है, जो रूलिंग हेड है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको 2 से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो नहीं मिली हैं। और शी जिनपिंग एलिवेट हुए थे इस पोजीशन में 2013 में, 2018 में उनकी पहली टर्म कंप्लीट हुई, 2018, 13, 23 उनकी सेकंड टर्म है। इस साल वो तीसरी दफ़ा जो है इलेक्ट हो सकते हैं। उनको इस वक्त चीन के अंदर माओ ज़ेडुंग के बाद उनको एक बहुत ही स्पेशल नज़र से देखा जाता है। शायद इस वक्त उनका जो स्टेटस बन चुका है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में, चीन के ज़राया ब्लॉग में या उसकी पावर प्रोजेक्शन के अंदर, वो देंग ज़ाओपिंग के बाद इस किस्म का स्टेटस, इस किस्म की प्रोजेक्शन, ये मिस्टीक जो है वो किसी चीनी लीडर को नहीं मिली है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि क्या चीन और अमेरिका के दरमियान जंग हो सकती है? क्या चीन ताइवान पे हमला कर सकता है? क्या इसका कोई वाकई ख़तरा पाया जाता है? बाज़ अखबारात ने, मीडिया सोर्सेज ने यूक्रेन की जंग याद करानी शुरू कर दी है और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से रूस के इरादे थे यूक्रेन के हवाले से और दुनिया उनको नज़रअंदाज करती रही, इसी तरह चीन के अंदर भी एक इमोशनल बिल्डअप हो रहा है और ताइवान की भी सिचुएशन जो है वो किसी स्टेज पे यूक्रेन की तरह हो सकती है। खुद ताइवान के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर पहले से ज़्यादा बेहतर मिलिट्री प्रिपरेशंस की जा रही हैं, वो अपना केस बना रहे हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए। वैसे इन बातों में को बहुत जान इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका ने ताइवान को गुज़िश्ता 20 बरस में
आर्म्ड टू टीथ किया हुआ है। यूक्रेन को भी बहुत मदद की थी 2014 के बाद, लेकिन ताइवान के पास बहुत लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री वेपन्स हैं, मिसाइल कैपेबिलिटी है, और ताइवान को तकरीबन 80 या 90 मील चीन के बॉर्डर से दूर है। और चीन, चलिए इस पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको बता दूँ, चाइना की उतनी मिलिट्री पावर एंड प्रोजेक्शन जो है, एबिलिटी मिलिट्री की है नहीं जितनी रशिया की है। रशिया अमेरिका के बाद बहुत ही क्लोज उसकी मिलिट्री पोटेंशियल रहा है, और बहुत बड़ा फ़र्क है कि रशिया पोटेंशियली तौर पर एक बहुत पिछले 300 साढ़े 300 साल से एक बहुत ही एग्रेसिव यूरेशियन लैंड मास पावर है, और गुज़िश्ता 300-350 साल में 400 बरस में चीन का ऐसा कोई स्टेटस रहा नहीं है। सो एग्रेसिव पॉस्चरिंग करने के लिए मॉस्को के अंदर जिस किस्म का हिस्टोरिकल कॉन्फिडेंस है वो चीन में नहीं है। चीनी लीडरशिप का और चीनी मिलिट्री का और उनकी पॉलिटिक्स का मिजाज भी जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन ये झगड़ा है क्या, ये वन चाइना पॉलिसी का बैकग्राउंड क्या है? याद रहे कि जब 1948 में कम्युनिस्ट चाइना मारज वजूद में आया, उस वक़्त गुज़िश्ता 20 बरस से चीन के मेनलैंड के ऊपर दो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान एक जंग जारी थी। एक थे नेशनलिस्ट चांग काई शेक के, जो इससे पहले रूल कर रहे थे। 1920 के से उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, चीन के मेजर शहर उनके पास थे। दूसरे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट थे, जिनके लीडर जो हैं लेट 30s में माओ ज़ेडुंग ने इमर्ज किया। जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने नेशनलिस्ट को चैलेंज किया हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठे हो गए, और दोनों ने इकट्ठे होकर जो जापानीज़ इन्वेजन थी उसका मुकाबला किया। उसके बाद जो नेशनलिस्ट थे उनको अमेरिका की उस वक्त सपोर्ट हासिल थी, अमेरिका उनको मिलिट्री मदद कर रहा था, इकनॉमिक मदद कर रहा था, मगर बावजूद इसके जो चांग काई शेक के नेशनलिस्ट थे उन्हें शिकस्त हो गई, और माओ ज़ेडुंग के कम्युनिस्ट जो हैं उन्होंने पूरे चीन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। जब नेशनलिस्ट को शिकस्त हुई तो नेशनलिस्ट मेनलैंड को छोड़ के उन्होंने आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा, जिसे आप ताइवान कहते हैं, उस पर पनाह ले ली। आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा उस वक्त चीन का एक फॉर्मल प्रोविंस था, कम से कम 100 बरस से वो चीन का हिस्सा था, या 80-90 बरस से। और उसके बाद से उन्होंने वहाँ जाके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ ताइवान के तौर पे डिक्लेयर कर दिया, जिसका कैपिटल टेपी है। इसकी आबादी अभी तकरीबन 23 मिलियन 2 करोड़ 30 लाख है। और उसको अमेरिका ने और मगरबी दुनिया ने ताइवान को एक रिपब्लिक ऑफ चाइना या चीन की हैसियत से रिकग्नाइज कर लिया। लेकिन मेनलैंड चाइना जो इतना बड़ा था, देयर वाज सच अ बिग होल इन द वर्ल्ड डिप्लोमेसी कि मेनलैंड चाइना को मगरब ने और अमेरिका ने, यूके ने, बरतानिया और सब लोगों ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया। अमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ जिन्होंने चीन को रिकग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, उसमें इंडिया है, और इंडिया के बाद पाकिस्तान है, जिन दोनों कंट्रीज़ ने 1949-50 में चीन को रिकग्नाइज़ किया, और बाकी कंट्रीज़ ने चीन को रिकग्नाइज़ कर लिया। लेकिन जब फिर चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बने, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बने, तो अमेरिका ने ताइवान को डी रिकग्नाइज़ किया डिप्लोमेटिकली। चीन को ये अश्योरेंस दी कि हम बिलीव करते हैं कि अल्टीमेटली किसी न किसी दिन जाके फ्यूचर में आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में ताइवान जो है, ये होप है कि ताइवान जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, पॉलिटिकल प्रोसेस से चीन का हिस्सा बन जाएगा। जो पुरानी चीनी लीडरशिप है 20th सेंचुरी के आखिर की, वो हमेशा ये कहती थी कि वी कैन वेट फॉर ताइवान फॉर 50 ईयर्स, फॉर 70 ईयर्स और 100 ईयर्स, और हमें ताइवान पे जंग नहीं करनी। लेकिन अब अमेरिकन एनालिस्ट हमें ये बताते हैं कि चीन डेस्परेट हो चुका है ताइवान के हवाले से, खास करके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब आते हैं इसके थोड़े से एनालिसिस में कि यहाँ क्या वाकई चीन इतना डेस्परेट है, ये जो कुछ हो रहा है ये वाकई किसी यूक्रेन टाइप जंग की तरफ जा सकता है, और किस हद तक जो कुछ हमें दिखाया जाता है वो सही है। पहली बात तो है कि जितना भी नैरेटिव चीन के बारे में शेप होता है, अमेरिका से, बरतानिया से, मगरबी ज़राए अबलाग से, हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड इज़ वन, जो वीऑन, जो हम समझते हैं कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी बड़ी पोजीशन लेता है, उनके बाकी अखबार भी लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो लेंस है चीन को देखने का, ये बेसिकली वेस्टर्न अमेरिकन लेंस है, जिससे हमें चीन को दिखाया जाता है। चीन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ही कम हम तक आ सकता है। उसकी वजह है कि चीन में इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी अभी तक अब तो डेवलप हो रही है। मैं रिसेंटली चाइनीज़ हवावे के एग्जेक्टिव से, हवावे कंपनी के एग्जेक्टिव से यहाँ मेरी एक मीटिंग हुई थी चंद हफ्ते पहले, एंड आई फाउंड देम ब्रिलियंट इंग्लिश स्पीकर्स, बड़े क्लियर। और मैंने पूछा उनसे कि शायद अमेरिका से पढ़ के आए, लेकिन नहीं, वो अमेरिका से नहीं पढ़ के आए हुए थे, उन्होंने चीन में ही अपनी सारी एजुकेशन की हुई थी। लेकिन जितनी भी जो ये कॉर्पोरेट चाइनीज़ की
नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है बिजनेस साइड के, वो बड़े फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हैं और आपको एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने चीन में ही इंग्लिश पढ़ी है, बिल्कुल वो फ्लॉलेसली इंग्लिश बोलते हैं। तो चीन के अंदर जो नई क्लास पैदा हो रही है इंटेलिजेंसिया की एजुकेटेड क्लासेस, वो इंग्लिश बोलती हैं, मगर बावजूद इसके उनके पास उस तरह के बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म या नैरेटिव शेपिंग एबिलिटी नहीं है जिस तरह से फॉर इंस्टेंस इंडिया के पास है। इंग्लिश में चीन के पास अभी उतनी भी नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदुस्तान की इकॉनमी पब्लिक 4 ट्रिलियन है और चीन की इकॉनमी 17-18 ट्रिलियन है, लेकिन उनके पास नैरेटिव शेपिंग एबिलिटी नहीं है। तो उनके बारे में जो भी नैरेटिव बनता है, जैसे पाकिस्तान के बारे में जो भी नैरेटिव बनता है, उसको या तो वेस्टर्न मीडिया बनाता है, उसमें डीप इंडियन पेनिट्रेशन है, तो इंडियन मीडिया और उनके थिंक टैंक्स और उनकी इंटेलिजेंसिया जो है वो पाकिस्तान को एक लेंस से देखते भी हैं और दुनिया को उस लेंस से दिखाते भी हैं। तो चीन का भी यही अलमिया है। तो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि चीन जो है वो बड़ा डेस्परेट है और जंग पे जा सकता है। मेरा एनालिसिस है कि ना कोई जंग होनी है, हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर चीन और अमेरिका के दरमियान मसलसल जो है एक टेंशन ग्रो कर रही है, बिकॉज अमेरिकन चीन को एक बहुत ही बड़ी ताकत के तौर पे, एक पोटेंशियल राइवल के तौर पे जो पूरे ग्लोबल बैलेंस को अपसेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द इकोनॉमी। इस वक्त अमेरिका की अपनी इकॉनमी $23 ट्रिलियन की है, जबकि चीन की इकॉनमी जो है परचेजिंग पावर पैरिटी में तो आई थिंक चाइनीज़ इकोनॉमी ऑलरेडी जो है पीपीपी में अमेरिकन इकोनॉमी से बड़ी हो चुकी है, लेकिन रियल टर्म्स में डॉलर डिनोमिनेशन के अंदर भी इस वक्त चीन की इकोनॉमी 17 से 18 ट्रिलियन की है और अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो 23 ट्रिलियन की है। जब मैंने लास्ट फिगर्स देखे थे, हिंदुस्तान की 4 ट्रिलियन की है। तो चीन एक डिस्प्लेसमेंट है, एक हेजमन है, जिसको कंटेन करना, रिस्ट्रिक्ट करना जो है वो अमेरिका के गोल्स में। और अगर चीन को सबसे पहला है कि चीन अभी तक रीजनल पावर उस तरह से नहीं बना, चीन सुपर पावर तो बात की बात है, रीजनल पावर उस तरह से नहीं बना बिकॉज उसका अपना जो नियर विसिनिटी है, जैसे साउथ चाइना सी है, ताइवान का एरिया है, उसके साथ जो ओशन है और जो उसकी इमीडिएट विसिनिटी में उसके नेबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी अभी चीन को उस तरह की डोमिनेशन और कंट्रोल नहीं है जिस तरह की अमेरिका ने 19th सेंचुरी में लातीनी अमेरिका के ऊपर, यानी जिसमें सारा का सारा साउथ अमेरिका आता है, जिसमें मैक्सिको आता है, वेनेजुएला आता है और सब कंट्रीज़ आते हैं, चिले, अर्जेंटीना, उन सब को जिस तरह से अमेरिका ने अपनी डोमिनेशन स्फीयर में ले लिया था और यूरोपियन पावर्स को वॉर्न किया था थ्रू द मुनरो डॉक्ट्राइन के हैंड्स ऑफ यूरोप, जिसमें इंग्लैंड को, फ्रांस को अपने लातीनी अमेरिका के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल दिया था और उन्होंने कहा था कि लातीनी अमेरिका के ये सेंट्रल और सदर्न यूनाइट जो अमेरिका है, इसके अंदर कुछ भी पत्ता भी नहीं खड़क सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और वाशिंगटन की मर्जी के बगैर। तो ये था मुनरो डॉक्ट्राइन। चीन अभी तक कोई मुनरो डॉक्ट्राइन इशू करने की पोजीशन में नहीं आ सका और अमेरिका चाहता है कि चीन को रीजनल डोमिनेशन से रोका जाए ताकि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सबको ये एहसास हो कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन जो है वहाँ पे मौजूद है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को बिल्डअप किया जाता है, यूरोपियंस को उकसाया जाता है, हिंदुस्तान को इस थिएटर में लाया जाता है। इसकी एक मिलती जुलती एग्जाम्पल ये है कि स्टीफन कोहन ने बहुत पहले हिंदुस्तान पे, अमेरिकन स्कॉलर ने किताब लिखी थी, प्रोफेसर स्टीफन कोहन ने, इंडिया के ऊपर। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया उतनी देर तक एक मेजर रीजनल पावर या सीरियस पावर नहीं बन सकता जब तक पाकिस्तान जो है उसके नेबरहुड में उसके राइज एंड पावर को रेजिस्ट करता रहेगा। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, हम अगर गुज़श्ता चंद माह के डेवलपमेंट्स देखें तो बहुत हद तक इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है अंडर द अमेरिकन ट्यूटलेज। यही झगड़ा दर हकीकत जब हम इसको IR के, इंटरनेशनल रिलेशंस के लेंस से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अमेरिका की जो रिक्वायरमेंट थी, जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में चला जाए, न्यूट्रल हो जाए, चीन के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल आए, वो चीज़ में बहुत हद तक अमेरिका जो है हमें कामयाब होता हुआ नज़र आता है। आगे इसका क्या फ्यूचर है उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। और तो ये इस तरह की चीज़ है। तो यही एक क्लैश वहाँ पे है, यही यहाँ पर एक क्लैश जो है पाया जाता है। सो अमेरिकन मसलसल चीन को प्रोवोक करते हैं, टीज करते हैं, तंग करते हैं, चीन को यानी टेस्टिंग द वाटर्स जिसको कहते हैं वो करते हैं, इन दी एंड पीछे हट जाते हैं, फिर नई नेगोशिएशन हो जाती है। अब चूंकि नैन्सी पेलोसी गालिबन निकल चुकी हैं, इस स्टेज पे उनका ट्रिप जो है अब वो कैंसिल नहीं होने लगा। वो शायद जाएंगी हर सूरत ताइवान। बहुत ही मुश्किल है कि हमें खबर आया कि उन्होंने अचानक उन पर इतना प्रेशर पड़ा कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन इसका मतलब है कि चाइनीज़ जो अपनी जो काउंटर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के ज़रिए अपना रद्द-ए-अमल और रिएक्शन दिखाएंगे, हो सकता है कुछ चीज़ों पे सैंक्शन लग जाए, कुछ नाराज़गी का और इजहार हो, कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि ऑप्टिक्स होंगे। जंग यहाँ पे नहीं होगी। ये कहना कि ताइवान के ऊपर यूक्रेन की तरह की जंग हो सकती है नियर फ्यूचर के अंदर, ये बहुत बड़ी मुबालगा आ रहा है। उसकी बहुत सी वजूहत है। एक तो मैंने आपको बताई कि चीन का मिलिट्री पोटेंशियल उस किस्म का है ही नहीं जैसा कि रशिया का है। उसकी नेचर में उस किस्म की मिलिट्री एग्रेसिव कैपेबिलिटी या कॉन्फिडेंस नहीं है, पोस्चरिंग का,
जैसा कि रशिया के अंदर है। रशिया तो कोई 10 साल नहीं होंगे पिछले 300 साल के जब रशिया किसी मेजर जंग का हिस्सा नहीं था, तो उनके अंदर एक बड़ी ख़ास किस्म की एग्रेसिव कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस है मेजर पावर होने का। और बावजूद इस तमाम तर, और फिर उनका मिलिट्री पोटेंशियल भी इज़ नेक्स्ट टू ओनली यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके बावजूद आपने देखा कि अमेरिका ने उनको फंसाने के लिए यूक्रेन में कितनी तैयारी कर रखी थी कि यूक्रेन में जाके रूस जो है वो फंस गया है और अपने उस किस्म के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सका। इकॉनमी तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी बचा ली है किसी तरह से, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव नहीं कर सका जो उनका ख्याल था। जब 24 फरवरी को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई 3-3.5 घंटे, तो हमें पता चला कि वहाँ पर इमरान खान साहब को घंटे डेढ़ के बाद परेशानी शुरू हो गई कि प्रेसिडेंट पुतिन ने टेलीविज़न स्क्रीन्स भी बंद की हुई थी, कोई खबर भी नहीं आ रही थी, कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक आध दफ़ा उनसे पूछा कि आपकी जंग हो रही है, आर यू नॉट कंसर्न, और कि इतनी लंबी मीटिंग हो रही है और बातों पे बातें चल रही थी। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि आई हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ इट, और वैसे भी हम इसको 15-20 दिन में इसको ख़त्म कर लेंगे। ये कुछ इस किस्म का उन्होंने कहा जो मेरे कानों तक पहुँचा है। सो रशियंस को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हम यूक्रेन के पूरे मामले को मार्च के अंदर अंदर ही ख़त्म कर लेंगे, लेकिन कहाँ मार्च, कहाँ अप्रैल, कहाँ मई, कहाँ जून, ये जुलाई ख़त्म होने को है और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म नहीं हुआ। तो ऑफ कोर्स चाइनीज़ भी इसको देख रहे हैं कि अमेरिकन जो हैं वो उनको ट्रैप कर सकते हैं, तो इस तरह से तो कुछ होने लगा नहीं है। दूसरी बात यह है कि चीन की इकॉनमी जो है वो है $17 ट्रिलियन की, रशिया की इकॉनमी थी $1.5 ट्रिलियन की या $1.6 ट्रिलियन की। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना, रशिया को काउंटर करना, रशिया को ग्लोबल सिस्टम ऑफ इकॉनमी से डिस्प्लेस करने की कोशिश करना, वो भी हो नहीं सका। आपने देखा रूस ने भी उसका तरीका निकाल लिया कि गैस कैसे बेचनी है, तेल कैसे बेचना है। तो चीन को ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से डिस्प्लेस करने की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज चीन वो मोटर इंजन ऑफ प्रोडक्शन है जिसके ऊपर अमेरिकन इकॉनमी खड़ी है, जिसके ऊपर यूरोपियन इकॉनमी खड़ी है, इवन हिंदुस्तान के साथ उसकी बड़े ज़बरदस्त ट्रेड रिलेशनशिप है। तो आप टेंशन्स देखेंगे, झगड़ा देखेंगे, वॉर ऑफ वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद आप एक नई किस्म की सेटलमेंट होते यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू सो मच।